नमस्कार साथियों, प्रभात एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम रोज कवर कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। आज उसका हमारा 4th एपिसोड है और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उनके सही आंसर्स क्या हैं इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे, जो मैंने कल आपसे सवाल पूछे थे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन से आपको क्या फायदा है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो आपको करंट अफेयर्स के लिए और कोई सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सभी जो प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं वहाँ से रोज न्यूज़ लाई जा रही है आपके लिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो इस जो हमारी सीरीज है करंट अफेयर्स की, इसको आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए और आपके करंट अफेयर्स यहाँ से डेफिनेटली अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, पर कल हमने ये देखा था कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके फेवर में, क्यों ये बिल लाना चाहिए, क्यों ज़रूरत है। आज हम देखेंगे कि इस बिल को पास कर दिया गया है। उसके अलावा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आया है, उसमें भारत का रैंक क्या आया है ये अभी हम देखेंगे। फिर है सेंसस और डिलिमिटेशन के बारे में। तो जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि सेंसस कब करवाया जाएगा और डिलिमिटेशन का काम कब होगा। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इनके बारे में एक खबर है जिसको हम देखेंगे। लास्ट में हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए पूरे सेशन को, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्योंकि आज हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में समझेंगे, तो विज्ञान से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि साइंस में सबसे बड़ी चीज़ है कि यू हैव टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। उसी तरह एक और बात कही जाती है कि साइंटिस्ट वो इंसान नहीं होता जो सही जवाब दे, साइंटिस्ट वो इंसान होता है जो सही सवाल पूछे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स में एक ही चीज़ पर जोर है, वो है क्वेश्चन पूछने पे, सवाल उठाने पर, सवाल पूछने में, हमेशा एक क्यूरियस माइंडसेट रखने में। तो जब भी कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ नई सामने हो तो एक हमेशा ना ऐसे उतावलापन होना चाहिए कि चलो इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या है ये। तो क्यूरियोसिटी आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए चीज़ों को जानने की, समझने की। तो आइए इसी जिज्ञासा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, लोकसभा ने विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। ये बिल 27 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, 27 ईयर्स आफ्टर जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में। तो उसके बाद आज पूरी सहमति से, 2/3 सहमति चाहिए होती है, उससे भी ज़्यादा सहमति के साथ, सिर्फ 2 लोग थे, 2 वोट्स गए हैं अगेंस्ट दिस बिल, अदरवाइज एवरीबडी हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ दिस बिल, पूरी सहमति से कि ये अभी वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा रिजर्वेशन? पंचायत में मिलेगा? नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है। अब आप मुझे बताइए कि भारत में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनी हुई हैं? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको किस आर्टिकल के तहत ये आपको मिलेंगी? तो प्लीज मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल्सो द आर्टिकल विच इज एसोसिएटेड विद द पंचायत्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए, कल हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो हमेशा पॉज कर लीजिए, जब भी मैं सवाल पूछती हूँ ना तो वीडियो को वहाँ पॉज कर दो और फिर उसका जवाब ढूंढो या सोचो और फिर लिखो और फिर आगे चलाओ वीडियो को। ऐसे नहीं कि पूछ लिया तो छोड़ो, यू हैव टू मेंशन दिस। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि दिक्कत ये आ रही है, अभी से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा जो ये बिल पास हुआ है ना, क्योंकि इस बार का सेंसस ही नहीं हुआ है। अब 2021 का अगर सेंसस ही नहीं हुआ है, जनगणना ही नहीं हुई है, और डिलिमिटेशन, पहले जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसके बाद डिलिमिटेशन होती है। अब ये दोनों क्या चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ये भी हमारा आज का एक टॉपिक है, क्योंकि इस पर स्टेटमेंट आई है होम मिनिस्टर की, राइट। तो वो स्टेटमेंट भी देखेंगे और ये सब भी। पर पहले ये समझो कि ये जो बिल पास हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी से ये लागू हो जाएगा, इसको लागू होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जब पहले तो सेंसस होगा और वो इलेक्शंस के बाद होगा, जो 2024 के इलेक्शन, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होगा और फिर ये वजूद में आएगा जो ये बिल है। तो इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। भाई लॉ मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल।
पहला बिल है जो इंट्रोड्यूस किया गया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, राइट। तो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शंस तक तो ये फोर्स में नहीं आएगा, पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगी जो 2026 के बाद ही होगी। 91st अमेंडमेंट है जिसने बोला हुआ है कि डिलिमिटेशन हमने 2026 तक फ्रीज की हुई है, उसके बाद होगी कंडक्ट एंड देन दिस विल कम इनटू फोर्स। 15 साल के लिए दिया गया है ये कोटा, है ना। और इसमें जो SC STs के लिए सीट रिजर्व्ड है हमारे पार्लियामेंट में और सभी स्टेट असेंबलीज में, उनकी 1/3 सीट भी औरतों को दी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और सीट्स को रोटेट किया जाएगा, राइट। इसी तरह क्योंकि इसमें ये आर्टिकल 368 जो संविधान के संशोधन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, उसके अनुसार इस बिल के पास होने के लिए हमें 50% स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन चाहिए अभी, तो वो भी रेटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। आज वो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्या समझ रहे हैं इससे? डिजिटल मतलब जो भी चीज़ें हम अपने डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें हम कर पा रहे हैं उन्हें हम डिजिटल चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सबसे पहले जब भी कोई इंडेक्स आता है तो ये देखो कि किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी फर्म है, एक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ डील करती है, उसका नाम है सर्फ शार्क। ये याद रखना है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने लॉन्च किया है और इन्होंने निकाला है ये इंडेक्स कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो इंडिया का रैंक आया 52nd आउट ऑफ 121 कंट्रीज। पिछली बार रैंक था 59th, तो अब हमने जंप देखा है टू 52nd, राइट। ये 5th एनुअल डिजिटल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स था। सबसे टॉप पर कौन है? फ्रांस है। तो ये भी एक बात याद रखना। यूरोपियन और जो नेशंस हैं वहां पर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। अब इसमें 5 पिलर थे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के 5 पिलर हैं जिनके ऊपर रैंकिंग दी गई। पहला पिलर क्या है कि इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, अगर लोगों को इंटरनेट मिल रहा है तो उसकी कैसी क्वालिटी है। बहुत स्लो इंटरनेट है तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। फिर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, अगर बहुत महंगा इंटरनेट एक्सेस है तो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, यानी इंटरनेट की क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए और वो अफोर्डेबल, सस्ता भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके का हमारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट, सरकार अपने कामों में, अपने रोजमर्रा के काम में कितना इस्तेमाल करती है डिजिटल वर्ल्ड का, ये एक चीज़ है। और दूसरा है सिक्योरिटी, कि कितने सिक्योर हैं लोग डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करते हुए। तो ये 5 पिलर हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के। देखिए, इंडिया में इंटरनेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, बट अभी भी हम पीछे हैं। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है? डिजिटल डिविडेंड बोला जाता है। कि देखो, अब डिविडेंड का क्या मतलब, डिजिटल डिवाइड बोला जाता है इसको, ठीक है। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है कि अगर आप शहरों और गांवों में देखेंगे तो शहरों में ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेशन है इंटरनेट का। फिर अगर आप देखेंगे महिलाओं और पुरुषों में, तो पुरुषों के पास ज़्यादा एक्सेस है इंटरनेट का। जवानों और बुजुर्गों में, जवानों के पास ज़्यादा एक्सेस है इंटरनेट का। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। पर हमें अपनी सोसाइटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल डिवाइड नहीं रखना है, डिजिटल डिविडेंड बनाना है। यानी कोशिश ये करनी है कि हर किसी के पास डिजिटल एक्सेस हो, इंटरनेट का एक्सेस हो और हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएँ अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था में। तो कहीं पे अभी मेंस का सवाल हो तो आप ये लिख सकते हैं, इंडिया हैज़ टू मूव फ्रॉम, या वी हैव टू मूव फ्रॉम डिजिटल डिवाइड टू डिजिटल डिविडेंड। इससे इसकी ओर बढ़ना है हमें। तो देखिए, जो इंटरनेट की स्पीड है वो 297% इंक्रीज हुई है पिछले 1 साल में। जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड है वो 16% से इंक्रीज हुई है। बट अफोर्डेबिलिटी अब भी एक क्वेश्चन है ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए। बहुत हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है जो इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाता क्योंकि उसके वो महंगा है, राइट। इंडिया इज राइजिंग ऑन द पाथ टू अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी करता जा रहा है। इसका कुछ उदाहरण अगर आप दे पाएँ, जैसे जैम ट्रिनिटी है। जैम ट्रिनिटी क्या है? जनधन, आधार और मोबाइल। तो सरकारें बहुत सारी सब्सिडी मोबाइल पे आपके आ जाते हैं, आपको मोबाइल अकाउंट में रिसीव हो जाती है। फिर आधार, जो आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, तो वो भी डिजिटल वर्ल्ड की तरफ एक
स्टेप है इंडिया का। इसके अलावा जनधन अकाउंट्स जो खोले गए, यानी उन दूर दराज के इलाके जहाँ पे लोग अपना बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते, उनके अकाउंट उन्होंने अकाउंट्स खुलवाए बैंक में। तो इस तरीके से हम इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं और डिजिटल इंक्लूजन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया के आप कुछ पिलर्स देख सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि हाईवेज पे भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाए, पब्लिक को इंटरनेट का एक्सेस हो अच्छा खासा, हर किसी को इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, फिर यूनिवर्सल एक्सेस है टू फोन्स, है ना, सबके पास एक फ़ोन हो, IT फॉर जॉब्स, और इन सब का इस्तेमाल, जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाए कि चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, जो घरों में डिलीवरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, वो तो क्या है फिजिकल डिलीवरी है, पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लाइसेंस कार्ड या और जो चीज़ें हैं वो सरकार के माध्यम से आपको डिजिटली ही प्रोवाइड हो जाए। आपका कोई एग्जाम क्लियर हुआ है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको डिजिटली ही मिल जाए। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये भी उसी से रिलेटेड है। फिर ई गवर्नेंस है कि सरकार भी अपनी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करे अपने रोज़मर्रा के काम में। और फिर मैन्युफैक्चरिंग पे भी हम जोर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, मोबाइल की जो चिप्स हैं या डिजिटल इंटरनेट के लिए जो और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही बनाएं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया का सपना। And now we move towards third topic which is census and the delimitation। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंसस और डिलिमिटेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेंसस क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझें, जनगणना को बोलते हैं सेंसस। जब ये देखा जाता है कि पूरी कंट्री में किस स्टेट में किस एरिया में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है, उसे कहते हैं जनगणना। पर क्या सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, हम ये चीज़ें देखते हैं कि डेमोग्राफी कैसी है, इकोनॉमिक, सोशल डाटा, ये सब इकट्ठा किया जाता है। कितने लोग हैं एक परिवार में, वो क्या क्या अलग अलग काम करते हैं, क्या प्रोफेशन करते हैं, कितने बच्चे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को जब कंपाइल कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम सेंसस बोलते हैं। अब जब सेंसस पहले होगा तो उसी के बेस पे करी जाती है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का क्या मतलब है, देखिए जब चुनाव होते हैं तो पूरा देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमें कोशिश ये रहती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। मान लीजिए कि 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम ये नहीं चाहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 80 लोग हैं और दूसरी में 150 लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंट करे, इसलिए डिलिमिटेशन करी जाती है, बाउंड्री डिसाइड करी जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस एरिया तक रहेगी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस एरिया तक रहेगी। आपके लिए सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप जिस स्टेट से आते हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, वहां पर लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बतानी है मुझे आपके राज्य की, ठीक है। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करिए, ये जब आप ढूंढेंगे तो आपकी एक पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि वैसे तो हर 10 साल में होता है सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है ऐसा कि हर 10 साल में होना ज़रूरी है, बट एक एक्सरसाइज है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। पहली बार कब हुआ सेंसस, देखिए 1872 में पहली बार सेंसस हुआ था। जब कौन थे इंडिया में, वाइसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है। पर जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ है वो 1881 में हुआ है, और उस टाइम इंडिया के जो वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ इंडिया में, और उसके बाद से ऑलमोस्ट हर 10 साल में ये सेंसस हो रहा है। बट पिछले 150 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है इस बार कि सेंसस को पोस्टपोन किया जा रहा है। 2021 में होना चाहिए था सेंसस, हम 2023 में पहुंच चुके हैं। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई है जहां वो कह रहे हैं कि जो सेंसस और डिलिमिटेशन का काम है अब ये 2024 के इलेक्शंस के बाद होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिले हो गया। अब डिले होने से क्या नुकसान है, नुकसान ये है कि सेंसस आता है तो वो एक बहुत बड़ा डेटा देता है सरकार को, उसी डेटा के बेस पे सरकार पॉलिसीज बनाती है, स्कीम बनाती है कि कौन से वर्ग के कितने लोग हैं, उन्हें क्या स्कीम चाहिए, क्या वेलफेयर पॉलिसीज लाई जा सकती हैं। तो डिले होना एक अच्छी चीज़ नहीं है कंट्री की प्रोग्रेस में, बट फिलहाल हमें बस इसी न्यूज़ पे ही ध्यान देना है। और दूसरी बात ये
कि पहले बोला गया था ये प्योरली डिजिटल एक्सरसाइज होगी, यानी सब पेपर्स का यूज नहीं होगा, कंप्यूटर, टैबलेट, इन सब चीज़ों से होगा आपका सेंसस, डिजिटल एक्सरसाइज। बट फिलहाल बोला गया है कि ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, इसलिए मिक्स मोड में होगा, कहीं पे डिजिटल भी होगा, कहीं पे पेपर का भी यूज होगा। ये बात हुई सेंसस की। और सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है, कानून है हमारे पास 1948 का बना हुआ, तो वहां से पावर मिलती है सेंसस कंडक्ट कराने की। कौन करवाती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें भी कौन? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए अभी कौन है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के। अभी क्या यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाई जाती है, और डिलिमिटेशन भी सेंसस के बेस पे किया जाता है। पहले सेंसस होता है, फिर उसके बेस पे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे डिलिमिटेशन का क्या मतलब है कि आप फिक्स कर देते हो लिमिट्स और बाउंड्रीज। इस एरिया में ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, यहाँ से स्टार्ट होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी 3। तो ये जो तरीके पॉपुलेशन के बेस पे ऐसी डिलिमिटेशन होती है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके राज्य में कितनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आई होप आपने मेंशन कर दिया होगा। और साथ में ये भी बताइए कि पूरे भारत में लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं जब लोकसभा का इलेक्शन होता है। चलिए, डिलिमिटेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। ठीक है, अभी एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है इसके लिए। वो कमीशन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ये एक फैक्ट है, याद रखना। उस कमीशन में कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल लिखिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ECI, मेंशन करिए। अच्छा, आर्टिकल 82 है, उसमें बात करी हुई है डिलिमिटेशन एक्ट की कि हर सेंसस के बाद ये करवाया जाएगा। तो अलग अलग टाइम 1952, 63, 73, 2002 these delimitation commissions have been set and it mandates कि ये जो कमीशन के ऑर्डर होते हैं फाइनल और बाइंडिंग होते हैं, इन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिलिमिटेशन का देखा। हमारा आज का फोर्थ टॉपिक है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो देखिए, इसमें एनालिसिस का कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लॉन्च किए हैं कि आगे से अब ये दिए जाएंगे साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 कैटेगरीज में। तो एक होगा विज्ञान रत्न, फिर विज्ञान श्री, जैसे वी हैव भारत रत्न, पद्म श्री, ऐसे विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और विज्ञान टीम। ठीक, अब जो विज्ञान रत्न है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट देखी जाएगी किसी भी साइंटिस्ट की कि उन्होंने जिंदगी भर क्या अचीव किया है। विज्ञान श्री में अगर किसी की कोई बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और कंट्रीब्यूशन है किसी फील्ड के लिए तो उनको विज्ञान श्री मिलेगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर होगा, उसमें यंग साइंटिस्ट, युवा आ गया ना, विज्ञान युवा शांति, तो युवा मतलब यंग साइंटिस्ट को मिलेगा। अब यंग साइंटिस्ट को मिलेगा तो उसकी कुछ एज लिमिट रखनी होगी, तो इसकी एज लिमिट ना 45 ईयर्स है। सिर्फ यही एक, चारों में से यही एक अवार्ड है जिसकी एज लिमिट रखी गई है। ये MCQ में पूछ सकते हैं। तो इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 45 ईयर्स की, बाकियों में नहीं है एज लिमिट। ठीक है, तो 2024 से ये अवार्ड दिए जाने शुरू होंगे। 13 डोमेन्स में, 13 सब्जेक्ट्स में ये मिलेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी, इन डोमेन्स में। एंड दिस विल बी लिमिटेड टू 3 कैटेगरीज। 25 विज्ञान श्री अवार्ड मिलेंगे, 25 विज्ञान युवा अवार्ड मिला करेंगे, 3 विज्ञान टीम अवार्ड मिलेंगे। ठीक है, और विज्ञान युवा की एज लिमिट मैंने आपको बता दी। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे अपने एडिटोरियल एनालिसिस पे। तो जो आज का हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे वो है इंडियन डायस्पोरा के बारे में। ये आर्टिकल लिखा है कार्तिक नचिपन ने। एंड डायस्पोरा क्या है आप देखिए। इंडियन डायस्पोरा होते हैं भारत के वो लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। ठीक, तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है इंडियन डायस्पोरा, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के लोग हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं। 18 मिलियन का डायस्पोरा है इंडिया का, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं। अच्छा, US, सऊदी अरेबिया, UAE, मलेशिया, म्यांमार, UK, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इन सब में इंडियन डायस्पोरिक पॉपुलेशन है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है 2020 की, वो कहती है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डायस्पोरा, अभी हमने देखा 18 मिलियन। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया को
अप्रोक्सीमेटली $87 बिलियन रेमिटेंस मिलता है। रेमिटेंस जो पैसा वो भेजते हैं इंडिया में, और सबसे बड़ा सोर्स है यूएस। पर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि खबर है इंडिया और कनाडा के बारे में, और उसमें इंडियन डायस्पोरा का रोल है, उसकी बात करते हैं। देखिए, इस एडिटोरियल का आप क्रक्स समझ लीजिए। यहाँ पर इंडिया कनाडा के रिलेशंस को देखा जा रहा है फ्रॉम द डिप्लोमेटिक डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा, 3% ऑफ कनाडाज पॉपुलेशन इज इंडियन डायस्पोरा, भारत के लोग हैं वहाँ पर। अब जो जस्टिन ट्रूडो हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया पर ये आरोप लगाए हैं कि इंडियन एजेंट्स की वजह से हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई, बट ही वॉज किल्ड। ये जो चीज़ें हैं, और फिर वो ये भी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, पर हमें ऐसा लग रहा है। तो ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है, और डायस्पोरा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायस्पोरा का इस्तेमाल सिर्फ दोनों देश आपस में अपनी पीपल टू पीपल कनेक्शंस को इन्हेंस करने में करें, ठीक है, इकोनॉमी ट्रेड को इन्हेंस करने में करें, वो चीज़ें समझ आती हैं। पर डायस्पोरा पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ नहीं है, जहां आप किसी दूसरे देश के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो इंडियन पीपल हु आर लिविंग इन कनाडा नाउ, उसमें से कुछ लोग हैं सेपरेटिस्ट, तो उनके खिलाफ इंडिया चाहता है कि एक्शन लिया जाए, उनको रोका जाए। बट देन जो बाकी डायस्पोरा है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखे जाएं, इस चीज़ पर भी जोर है। प्लस जिस चीज़ को इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, खालिस्तान मूवमेंट को, सेपरेटिस्ट आइडियल्स को, तो कनाडा को भी चाहिए कि वो उन इश्यूज़ पे स्ट्रिक्ट रहकर एक्शन ले, रादर कि बोले कि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस बताई है। इंडिया यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल था। तो डायस्पोरा का जो रोल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और डायस्पोरा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पर आधारित है ये एडिटोरियल। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और टाइम फॉर दी आंसर्स, जो कल मैंने आपसे सवाल पूछे थे। तो जी हाँ, कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया। उसके अलावा जो SDG 5 है, टोटल SDG हमारे पास 17 है, ये भी जवाब सही है आप सबका। और जो 5th नंबर का SDG है, SDG गोल 5, किसी बच्चे ने SDG गोल 10 लिखा हुआ था कि ये डील करता है विमेन के साथ, नहीं, SDG गोल 5 है जो जेंडर इश्यूज के साथ डील करता है, जेंडर इश्यूज के साथ। नेक्स्ट, इसके अलावा ये 5 है जो जेंडर इश्यूज के साथ डील कर रहा है। तो ये बोलता है कि विमेन और गर्ल्स को इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ये आंसर्स आपके बिल्कुल सही हैं जो कमेंट सेक्शन में मेंशन है। सो प्लीज कीप फॉलोइंग दी प्रभात एग्जाम एंड कीप आंसरिंग कमेंट सेक्शन में। प्लस ये भी बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, उससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।